हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पार्ट 3 पहली बूंद के एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पहली बूंद पाठ के शब्दार्थ और व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मल्हार से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पार्ट से, यहाँ पर हेडिंग है मेरी समझ से। प्रश्न का है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ टाइप के 2 प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से जो भी सही उत्तर है उस पर आपको तारा का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला बादल के लिए, दूसरा अंकुर के लिए, तीसरा बूंद के लिए या फिर पावस के लिए। नवजीवन की ले अंगड़ाई प्रयुक्त हुआ है अंकुर के लिए। नीले नैनो सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर में, काली पुतली है, बारिश की बूंद, नगाड़ा, वृद्ध धरती या फिर बादल। नीले नैनो सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर में, काली पुतली है, बादल। खा प्रश्न है अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना, अर्थात पहले में अंकुर क्यों चुना और दूसरे में बादल क्यों चुना। इसका उत्तर आप इन पंक्तियों को पढ़कर दे सकते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता में दी गई पंक्तियों के आधार पर आप कह सकते हैं कि कविता में कवि ने कहा है कि वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर फूटकर बाहर निकल आता है, जैसे वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जा गया हो। स्पष्ट है कि यहाँ पर नवजीवन की ले अंगड़ाई अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये उत्तर ये स्पष्ट करता है कि इस प्रश्न के लिए अंकुर क्यों चुना गया है। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए बादल क्यों चुना गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। नीले नैनो सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर। इसके लिए आप इस तरह से स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि कवि ने कविता में आकाश और बादल का वर्णन नीले नैनो और काली पुतली के रूप में किया है। नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है, इसलिए नीले नैनो सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर में, काली पुतली के लिए मैंने बादल विकल्प को चुना है। दूसरी हेडिंग है मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं, दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान कीजिए। तालिका में यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं और यहाँ पर भावार्थ दिया गया है। पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, इन्हें उनके सही भावार्थ से मैच करना है, मिलाना है। पहला है आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। यहाँ पर उड़ता सागर का भावार्थ है बादल। दूसरा है बजा नगाड़ा जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। यहाँ पर बजा नगाड़ा का भावार्थ है मेघ गर्जना। तीसरा है नीले नैनो सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर। नीले नैनो सा का भावार्थ है आकाश। चौथी पंक्ति है वसुंधरा की रोमावलिसी हरी धूप पुलकी मुस्काई। यहाँ पर रोमावलिसी बोला गया है हरी धूप के लिए। अगली हेडिंग है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपनी विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें अच्छे से आपको पढ़ना है, इनके अर्थ को समझना है और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। चलिए पहली पंक्ति को देखते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आसमान में सागर का जल बिजलियों के स्वर्णिम पर सोने जैसे पर लगा करके उड़ रहे हैं और बादल इस तरह से गरज रहे हैं जैसे नगाड़े बजा करके धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। अर्थ आप इस तरह से लिखेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में सागर का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर उड़ रहा हो। बादलों की गर्जना सुनकर ऐसा आभास होता है कि ये नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। अगली कड़ी है नीले नैनो सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर।
करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। इन पंक्तियों के अर्थ को पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर आप वहां से देख लेंगे तो यहाँ पर अर्थ समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर में आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में आकाश का वर्णन नीले नैनों और बादलों का वर्णन काली पुतली के रूप में किया गया है। नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है, जो करुणा में पिघलकर धरती की प्यास बुझाने के लिए वर्षा रूपी अश्रु बहा रहे हैं। अगली हेडिंग है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? इस प्रकार प्रकट होता है कि धरती हरी भरी हो जाती है, नए जीवन का प्रतीक बन जाती है। उत्तर में आप लिखेंगे, बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरते ही धरती हरी भरी हो जाती है और नए जीवन का प्रतीक बन जाती है। ये बूंद धरती में नई ऊर्जा भरकर उसे तरोताज़ा बना देती है। दूसरा प्रश्न है, कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया गया है? आकाश को नीले नैनों सा बताया गया है और बादलों को काली पुतली सा बताया गया है। उत्तर आप लिखेंगे, कविता में आकाश को नीले नैनों के समान और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया है। अगली हेडिंग है कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इन पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इन पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर का अर्थ है समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है, लेकिन आकाश में समुद्र का उड़ना संभव नहीं है। लेकिन इस तरह के शब्द और वाक्य का प्रयोग कविता में करके उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है। इस कविता में भी इस तरह के बहुत सारे वाक्य हैं, उन्हें आपको ढूंढना है और उन पर चर्चा करना है। कविता में इस तरह के दृश्य हैं, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। दूसरा है, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। तीसरा है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। अगला है, नीले नैनू सा ये अंबर करुणा विगलित अश्रु बहाकर। और अंतिम है, धरती की चिर प्यास बुझाई काली पुतली से ये जलधर। इन सारी पंक्तियों को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके अर्थ को समझना है और आपस में चर्चा करनी है। शब्द एक, अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज्य करो। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे यहाँ पर फूट का अर्थ है अंकुर का फूटना, बीज से अंकुर का निकलना। फूट डालना मतलब लड़ाई करवाना। घड़ा फूटना मतलब घड़ा का टूट जाना। यहाँ पर फूट के अलग अलग 3 अर्थ है। इसी तरह से फूट के भिन्न भिन्न अर्थ के लिए आपको वाक्य बनाने हैं। फूट शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ को आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पहला, राम का खिलौना टूटने पर वह फूट फूट कर रोने लगा, यानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दूसरा, अंडा घोंसले से गिरा और फूट गया। फूट गया का मतलब है टूट गया। अगला है, फूट का स्वाद खरबूजे की तरह होता है। फूट एक खरबूजे की तरह फल होता है। अगला है, क्या कहूँ मेरे तो करम ही फूट गए। करम फूट गए का अर्थ है किस्मत खराब हो गई। और 5वां वाक्य है, तुम्हारे मन में लड्डू क्यों फूट रहे हैं। लड्डू फूटने का अर्थ है खुश होना। इस तरह से इन सभी वाक्यों में फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया गया है। अगली हेडिंग है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनो सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर 2 शब्द से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढ कर लिखिए। धर जोड़कर बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे जटाधर, चक्रधर, हलधर, मुरलीधर,
गिरधर, गदाधर, इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं। जटाधर का अर्थ है जटा को धारण करने वाला। चक्रधर का अर्थ है चक्र को धारण करने वाला। हलधर का अर्थ है हल को धारण करने वाला। मुरलीधर का अर्थ है मुरली को धारण करने वाला। गिरधर का अर्थ है गिर पर्वत को धारण करने वाला। और गदाधर का अर्थ है गदा को धारण करने वाला। शब्द पहली, दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों की उत्तर खोजो। यहाँ पर शब्द जाल दिया हुआ है, बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं, इनसे शब्द बन रहे हैं और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको इस शब्द जाल से ढूंढ करके लिखने हैं। पहला प्रश्न है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र है नगाड़ा। इस तरह से आप लिखेंगे नगाड़ा। दूसरा प्रश्न है आँख के लिए एक अन्य शब्द। यहाँ पर लिखा हुआ है नयन, नयन, उत्तर हो जाएगा नयन। तीसरा प्रश्न है जल को धारण करने वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है जलधर, उत्तर हो जाएगा जलधर। चौथा प्रश्न है एक प्रकार की घास। ये लिखा हुआ है दूब, उत्तर हो जाएगा दूब। पांचवा है आंसू का समानार्थी। आंसू का समानार्थी हो जाएगा अश्रु, उत्तर हो जाएगा अश्रु। यहाँ पर अंतिम प्रश्न है आसमान का समानार्थी शब्द। यहाँ पर लिखा हुआ है अंबर, इसलिए उत्तर हो जाएगा अंबर। अगली हेडिंग है पाठ से आगे। यहाँ पर है आपकी बात। पहला प्रश्न है बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। इसे आप अपने मन से लिखें या फिर आप लिख सकते हैं बारिश में नहाने का अलग ही आनंद है। बारिश आने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें जब शरीर को स्पर्श करती हैं तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे यह समय बहुत आनंददायक लगता है। दूसरा प्रश्न है आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों बताइए। आपको जो भी ऋतु अच्छी लगती है उसके बारे में लिखिए या फिर आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं। मुझे शीत ऋतु यानी ठंडक का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि इस ऋतु में मौसम बहुत अच्छा होता है। इसमें तरह तरह के गर्म पकवान व फल खाने को मिलते हैं। अगली हेडिंग है समाचार माध्यमों से। इसे आप स्वयं करिएगा। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसे आप स्वयं करिए। अगली हेडिंग है सृजन। नाम देना भी एक सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर रेगिस्तान सा दिखाई दे रहा है और इसमें फूल भी लगे हुए हैं। ये है रेगिस्तानी लिली या अजो लिली। अगला है इन्हें भी जाने। यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में लिखा हुआ है, इसे आप स्वयं पढ़िएगा। उसके बाद आपसे पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा करनी है। आप सब अपने अपने घरों में वाद्य यंत्रों के बारे में पूछेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। आइए इंद्रधनुष बनाए। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। उसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। इसके लिए आप इस तरह से कोई इंद्रधनुष बना लीजिए या आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी इंद्रधनुष यहाँ पे बना लीजिए और उसके बाद इसको एक नाम दीजिए, जैसे सतरंगी इंद्रधनुष, प्यारा इंद्रधनुष आदि, और इस पर एक छोटी सी कविता भी लिखिए। अंत में है झरोकों से। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी हुई एक कविता है जिसका नाम है एक बूंद। इसे केवल आपको पढ़ना है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।